नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित कुमार। कैजन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज, जैसा कि आपको पता है, हम रेगुलर बेसिस पर आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। आज इस सीरीज में हमारे टॉपिक का नाम है भारत का अपवाह तंत्र। हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को समझेंगे और उसकी इंपोर्टेंस को आप सभी अभ्यर्थी अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि हर तरीके का आयोग ग्रुप सी से लेकर के ग्रुप ए तक के सभी आयोगों के द्वारा यहाँ से सवाल पूछा जाता है। सवाल पूछने के अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों को भी समझेंगे और इसके बारे में बेसिक जानकारियां क्या हैं वो सारी चीजें भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे होंगे। आप सभी लोगों को आगे बढ़ने से पहले हम एक सूचना देना चाहते हैं, और सूचना ये है कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का हो सकता है अलग अलग तरीके के एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हम इंडियन ज्योग्राफी को पूरे होलिस्टिक वे में आपको प्रोवाइड कराएं और जितनी आसान भाषा में हो सकता है हम आपको आसान भाषा में चीजों को क्लियर करते चलें। बट इसके बाद भी ऐसा कुछ टॉपिक्स के नाम हो सकते हैं, ऐसे कुछ सेगमेंट हो सकते हैं जो हमने इस सीरीज में कवर ना कराए हो और वो आपके एग्जाम में आते हो, तो आप अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से देख लीजिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक बचता है जिस पे हमने वीडियो नहीं बनाई है, जो हमने इस सीरीज में शामिल नहीं किया है, तो आप अपने सिलेबस से उस टॉपिक का नाम हमें भेजिए और हम कोशिश करेंगे कि उस पे आपको एक आसान भाषा में होलिस्टिक वे में चीजें आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम है भारत का अपवाह तंत्र। अगर हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में बात करें, तो भारत के अपवाह तंत्र को उद्गम की दृष्टि से, यानी उसके ओरिजिन के माध्यम से हम देखते हैं कि भारत के अपवाह तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उसके एक हिस्से का नाम हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि उत्तर का अपवाह तंत्र, और एक हिस्से को हम दक्षिण के अपवाह तंत्र के रूप में समझ रहे होंगे। बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको चीजों को समझाएंगे। एक है उत्तर का अपवाह तंत्र। आप याद करिए, जो हमने आपको विंध्यन रेंज बताई थी, उस विंध्यन पहाड़ी से उत्तर की तरफ जो अपवाह तंत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको हम कहेंगे कि वो उत्तर का अपवाह तंत्र है, या उसी को हम हिमालय का अपवाह तंत्र कह रहे होते हैं। और दूसरा अपवाह तंत्र का नाम है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। दोनों के अपवाह तंत्र की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको बताते हैं। पहले एक एक करके चीजों को शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र को, या हम कह सकते हैं कि हम उत्तर भारत के अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं। अगर हम हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में बात करें, तो हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में आप समझते हैं कि हिमालय की ऊंचाई ज्यादा है। अगर हिमालय की ऊंचाई है तो जैसे जैसे आप सतह से ऊपर बढ़ते जाते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है। जैसे जैसे तापमान में कमी आती जाएगी, ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि बर्फ जमने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी जहां पे हिमांक बिंदु आ जाएगा, 0 डिग्री से कम तापमान होना शुरू हो जाएगा, तो वहां पे बर्फ बननी शुरू हो जाएगी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जब अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहां पर तापमान कम होने के चलते ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। उन्हीं ग्लेशियर से मेल्ट होने के चलते लगातार पानी रिसता रहता है, पानी वहां से निकलता रहता है, और वही पानी अलग अलग स्रोतों से जब एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है तो एक नदी का रूप ले लेता है, और वहां से नदियों का उद्गम हो जाता है। तो हमने देखा कि ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियों को जल की प्राप्ति हो रही है, और देखिए लगातार ग्लेशियर्स बनते रहेंगे, लगातार ग्लेशियर्स पिघलते रहेंगे, तो वहां से निकलने वाली नदियों का उद्गम सतत रूप से लगातार साल भर होता रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, यानी कंटिन्यूअस उनमें फ्लो बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके उद्गम स्रोत का, उनके ओरिजिन का संबंध जो है वो ग्लेशियर के मेल्ट होने से है। अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में नदी की गति को देखेंगे तो नदी की गति बहुत तेज होती है, क्योंकि वहां पे स्लोप जो है वो कहीं ना कहीं तीव्र होता है। अगर स्लोप जो है, ढाल जो है वो खड़ी है, तो नदियों की गति तेज होगी। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय नदियों का जो अवस्था है, हिमालय नदियों की जो स्टेज है, वो युवा अवस्था की है। हिमालय क्षेत्र में कई नदियां आपको जलप्रपात यानी वाटरफॉल बनाती हुई नजर आएंगी। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें तो जैसे हमने बताया था कि हिमालय जो है वो एक अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना है। एक फोल्ड के रूप में अवसाद ही ऊपर उठे थे, उन्हीं से हिमालय बना है। तो हिमालय अगर अवसाद के रूप में है तो जाहिर सी बात है उसकी कठोरता उतनी ज्यादा नहीं है। तो वहां से जो नदियां निकलेंगी वो कहीं ना कहीं उस हिमालयी संरचना को काटेंगी, गहरे गॉर्ज बनाएंगी, और वहां पर अपनी द्रोणी को, जिस एरिया से वो फ्लो करती हैं, उस द्रोणी को चौड़ा करके चलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय नदी तंत्र में जो नदियां हैं उनकी द्रोणियां जिससे वो बहती हैं वो बड़ी होंगी, चौड़ी होंगी। इसी के साथ एक बात यहाँ पर और है कि कई सारी नदियां हिमालय नदी तंत्रों में आपको देखने को मिलेगी कि हम उनको कहेंगे कि वो पूर्ववर्ती नदी है।
पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है जो हिमालय के निर्माण से भी पहले से फ्लो हो रही हैं, यानी हिमालय के बाहर कहीं ग्लेशियर है, उनके मेल्ट होने से उनका उद्गम हुआ है, ना कि हिमालय के बनने, उस पर ग्लेशियर के जमने और फिर उसके पिघलने से नदियों का उद्गम हुआ है, बल्कि हिमालय से पहले से ही वो बह रही है। अब हिमालय एक दिन में तो कहीं खड़ा नहीं हो गया होगा। हिमालय जितना बड़ा विशाल हिमालय जो आपको दिखाई देता है वो एक दिन में तो बन के तैयार नहीं हुआ होगा। धीरे 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 वो उठा हुआ, राइज किया होगा। पर नदियां तो सतत रूप से बह रही हैं, तो वो नदियां क्या करती हैं, उन हिमालय की श्रेणियों को काटती रहती हैं। तो जो नदियां हिमालय की श्रेणी को काटकर अपना रास्ता बनाती हैं, हम कहते हैं कि वो नदियां पूर्ववर्ती नदियां। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में समझा होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना उत्तर भारत की संरचना से कठोर है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश हिस्सा आपको आग्नेय चट्टानों से बना हुआ मिलता है, जिसमें कुछ बेसाल्ट की हैं, कुछ ग्रेनाइट की हैं, कुछ नीस की हैं। इस प्रकार की चट्टानें हैं जो अपने नेचर में कठोर हैं। अगर चट्टानें कठोर हैं तो नदियों के द्वारा उनके कटाव की संभावनाएं कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर नदियां वहां पे सतह को काटकर अपना मार्ग नहीं बना पाएंगी तो नदियां पहले से बनाई गई घाटियों में ही फ्लो करेंगी। जब नदियां पहले से प्राकृतिक रूप से बनी गई घाटियों में बहती हैं तो हम कहते हैं कि नदियों का यह बहना अध्यारोपित अपवाह का उदाहरण है, सुपर इम्पोज्ड फ्लो का या ड्रेनेज का उदाहरण है। सुपर इम्पोज्ड होता है जो पहले से है उसी के ऊपर आपने एक अपना रास्ता, अपना मार्ग तय कर दिया, उसी को हम कहते हैं कि सुपर इम्पोज्ड का एग्जाम्पल है। तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां आपको सुपर इम्पोज्ड उदाहरण के रूप में मौजूद दिखाई देगी। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में आप देखेंगे कि नदियों को जल की जो प्राप्ति होती है वो ग्लेशियर से कम होती है, क्योंकि वहां पर इतनी ऊंची संरचना मौजूद नहीं है कि वहां पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स जमे हों, उनसे लगातार जल की प्राप्ति होती हो। बल्कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जो जल की प्राप्ति होती है वो भारत में होने वाली वर्षा से प्राप्त होती है। और आपको पता है कि भारत में वर्षा साल भर नहीं होती है, बल्कि किसी खास ऋतु में, किसी खास सीजन में वर्षा हो रही होती है। इसलिए आप देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो ऋतुनिष्ठ हैं, वो देखेंगे कि वो सीजनल हैं। एक खास सीजन में उनमें जल का फ्लो जो है वो ज्यादा होता है और किसी खास सीजन में जल का फ्लो कम हो जाता है। अगर किसी नदी में जल का फ्लो कभी कम और कभी ज्यादा रहे तो याद रखिए वहां पर वाटरवेज का उतना अच्छा विकास नहीं हो पाएगा, तो वहां पर नेशनल वाटरवेज नहीं बनाए जा सकते, उस इंटेंसिटी से नहीं बनाए जा सकते जैसा कि हम उत्तर भारत में लगातार फ्लो बनाए रखने वाली नदियों में बना सकते हैं। अभी तक जो हमने समझा उसमें हमें किसी खास जानकारी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी बेसिक चीजें हम समझते हैं। अगर आपने ये सीरीज शुरुआत से देखी है तो यहां तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी, बल्कि आप इससे भी ज्यादा चीजें सीख रहे होंगे। अभी हम उनको पीडीएफ के माध्यम से देखेंगे। देखिए, जब आप तैयारी करते हैं तो स्ट्रेस मत लीजिए। कोई टॉपिक अगर आपको 360 डिग्री के एंगल से तैयार करना है, उसका एक ही तरीका है कि जब आप उस टॉपिक को पढ़ें तो ये मान के चलें कि इससे सवाल आएगा। जब आप अपने दिमाग को इस तरीके का मैसेज देंगे कि इससे सवाल बनेगा तो आपका दिमाग सचेत रहता है। आइए हम बिंदुवार चीजों को समझते हैं, टू द पॉइंट चीजों को समझते हैं। शुरुआत करेंगे हिमालय अपवाह तंत्र, देखते हैं हिमालय अपवाह तंत्र का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। अगर हम देखें जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो सदा नीरा हैं, यानी उनमें कंटिन्यूअस जो है जल का फ्लो बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि उनका जो सोर्स है जहां से नदियां निकलती हैं वो ग्लेशियर से जुड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि हिमालय अपवाह तंत्र में आपको जो है चंबल, केन, बेतवा, ये सारी नदियां हमने अब से पहले देखी हैं। सोन आदि प्रायद्वीपीय नदियां भी अपना जल विसर्जित करती हैं। पॉइंट बी नोटेड, आपसे स्टेटमेंट के रूप में यह सवाल दे सकता है कि जो हिमालय नदी तंत्र है उसको जल की प्राप्ति हिमालय से उतरने वाली नदियों से होती ही है, साथ ही साथ उसमें कुछ जल का हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों से भी प्राप्त होता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कोई भी हिमालय से उतरने वाली नदी अपना जल विसर्जित नहीं करती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यहाँ कई नदियां हैं जैसे सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जो किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। और पूर्ववर्ती क्या होता है ये अभी हमने इंट्रोडक्शन में चीजों को समझा है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है यहाँ नदियां पर्वतीय भाग में जलप्रपात, मैदानी भागों में विसर्पण। विसर्पण हमने बताया था, विसर्पण नदियां तब करती हैं जब नदियों की गति कम हो जाती है, अवसादों को ढोने की क्षमता कम हो जाती है, तो तब नदियां विसर्पण यानी मियंडरिंग करना शुरू कर देती हैं। उसी मियंडरिंग के चलते यहाँ पर आपको गोखुर झील देखने को मिलेगी, ऑक्सबो लेक देखने को मिलेगी। तो गोखुर झील क्या है उसको समय के साथ समझेंगे। आप देखेंगे कि हिमालय नदी तंत्र की जो नदियां हैं अपने मुहाने पर जब एग्जिट करने का टाइम आता है उससे पहले डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है
हिमालयी ढाल जो है, हिमालय का स्लोप जो है, वो तीव्र होने के चलते, अधिक होने के चलते क्या होता है, नदियां यहां अपनी युवावस्था में होती है, यंग एज में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विस्तृत मैदानी क्षेत्र में बहने के कारण ये नौगम्य होती हैं, यानी यहां पर क्या किया जा सकता है, वाटरवेज बनाया जा सकता है, नाव जलयान चलाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्वतीय भागों में कई सारी नदियां जो हैं वो वाटरफॉल बनाएंगी, इसलिए यहां से हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। उनकी क्षमता जो है, जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बट जिन जगहों पर वाटरफॉल बनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो क्षेत्र जो है संवेदनशील होते हैं, इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि संभावनाएं कम हो जाती हैं। हिमालय नदियों में मई में, जून में, जुलाई में, यानी वही सीजन है जब मानसून होता है, उस टाइम पे जल की मात्रा सामान्य से ज्यादा होगी, क्योंकि उस टाइम पे उनको दो माध्यम से जल की प्राप्ति हो रही होगी, एक तो लगातार ग्लेशियर से होने वाली और दूसरा मानसूनी बारिश से। हिमालय नदियों की जो द्रोणियां हैं, जहां से वो नदियां बहती हैं, वो विशाल होती हैं, जैसे गंगा द्रोणी, जैसे सिंधु द्रोणी, जैसे ब्रह्मपुत्र द्रोणी। अगर आप प्रायद्वीपीय भारत के, पेनिनसुलर इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करें तो उसमें बात हो सकती है कि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो ऋतुनिष्ठ हैं, यानी सीजनल हैं। और क्यों हैं? क्योंकि उनको जल की प्राप्ति जो है वो किससे प्राप्त होती है, जो भारत में वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है, उनसे जल की प्राप्ति होती है, इसलिए उन नदियों को हम ऋतुनिष्ठ की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि हमने हिमालय नदी तंत्र में पढ़ा था, जस्ट यहाँ पे उल्टा है कि प्रायद्वीपीय अपवाह में कोई भी हिमालय नदी अपना जल विसर्जित नहीं करती है, जबकि हमने देखा चंबल, केन, बेतवा, सोन ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, पर अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं, हिमालय नदी तंत्र में डिपॉजिट करती हैं अपने जल को, तो ये उसमें योगदान देती हैं। पर कोई भी हिमालय की नदी प्रायद्वीपीय नदी में, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अपना जल विसर्जित नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियां जो है अनुवर्ती का उदाहरण है। अनुवर्ती का मतलब होता है जब नदी पहले से बनी गई घाटी पर, पहले से बने गए स्ट्रक्चर पर ही फ्लो करती है तो वो नदी अनुवर्ती होती है। यहां वृक्षाकार, समानांतर, अरीय प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ड्रेनेज के प्रकार हैं। नेक्स्ट कहता है ये नदियां जलप्रपात बनाती हैं, क्योंकि कठोर संरचना है, तो जब नदी कठोर संरचना को काट नहीं पाती है तो वाटरफॉल बनाती है। ज्वार नदमुख, इससे पहली वीडियो में हमने एस्चुरी को देखा, ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कठोर चट्टानी संरचना के कारण ये विसर्पण यानी मियंडरिंग नहीं करेंगी, बल्कि सीधे मार्ग पर चलते हुए नजर आएंगी। कौन नदियों के बारे में बात कर रहे हैं? पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जैसा कि हमने हिमालय नदी तंत्र में देखा था कि हिमालय नदी तंत्र में जो नदियां हैं वो अपनी युवा अवस्था में है, बट प्रायद्वीपीय भारत के बारे में क्या है? अति प्राचीन होने के कारण, क्योंकि आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत बहुत पुराने समय से बना हुआ हिस्सा है, अति प्राचीन होने के कारण नदियां अपने आधार तल पर पहुंच चुकी हैं, यानी बेस में पहुंच चुकी हैं, जहां तक वो कटाव कर सकती थी। अतः ये नदियां किस अवस्था में है? ये अपनी प्रौढ़ावस्था में है, यानी ये अपनी ओल्ड एज में पहुंच चुकी हैं। कौन सी नदियां? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। नेक्स्ट पॉइंट है, विषम धरातलीय संरचना में, यानी वहां पर अलग अलग प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी धरातल की सरफेस की। प्रवाहित होने के कारण ये पठारी भागों में नौगम्य नहीं है, केवल डेल्टाई भागों में नौगम्य होती है। नौगम्य क्यों नहीं है? देखिए क्या हो रहा है कि मान लेते हैं ये पूरा का पूरा हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत है। अब यहाँ पे एक पठार मिल गया, और पठार इस तरीके से आपको, अब यहां से नदी बह रही है, वो इस तरीके से इसके साथ साथ यहाँ पे नीचे फ्लो कर गई। अब यहाँ पे अगर आप नौगम्य करेंगे, यानी अगर यहाँ पे आप नेविगेशन करना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आप नाव लेकर चले और अचानक से यहाँ वाटरफॉल बनाया नदी ने, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकते। तो फिर नदियां यहाँ पे कहाँ पे वाटरवेज बनाए जाएंगे? किनारों पर, डेल्टाई क्षेत्रों में आप देखेंगे कि यहाँ पे वाटरवेज बनाए जाएंगे, यानी वहां पर नौकायान किया जा सकता है। आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां जो हैं लगभग वो जलप्रपात बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वाटरफॉल बनाती हैं। और अगर वाटरफॉल बन रहा है तो ऊपर से जल नीचे गिर रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो आप देखेंगे कि वहां पर विद्युत उत्पादन जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से हो सकता है। और चूंकि संरचना भी कठोर है, इससे पहले हमने देखा था कि कुछ नदियां वाटरफॉल तो हिमालय सिस्टम में भी बनाती हैं, हिमालय नदी तंत्र में भी हैं, बट वहां पे संरचना अवसादी है, वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। सेडिमेंट्स पे एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अवसंरचना खड़ी करना थोड़ा मुश्किल होता है, और वैसे भी पहाड़ी क्षेत्र जो है वो संवेदनशील है, सेंसेबल है। बट आप देखेंगे दक्षिण भारत में चट्टानें कठोर हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को आराम से बिल्ड किया जा सकता है। अधिकांश नदियां जो हैं वो वाटरफॉल बना रही होती हैं, इसलिए वहां पे देखेंगे आप कि वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय नदियां, जो उनका कैचमेंट एरिया होता है, जो द्रोणियां हैं वो प्राय छोटी होती हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, छोटी दूर से बहती हैं, यहीं से निकली हैं और कुछ किलोमीटर की दूरी पर जाकर वो नदी जो है समुद्र में गिर जाती हैं। बट आप देखिए गंगा नदी तंत्र को, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, ये लंबी दूरी तय करके समुद्र में गिरती हैं, तो आप देखेंगे इनकी द्रोणियां जो है वो विशाल हैं। भारत के अपोहा तंत्र के बारे में बेसिक जानकारी लेने के बाद अब बारी आती है कि हम एक एक करके इस अपोहा तंत्र को समझें। शुरुआत करेंगे हिमालय अपोहा तंत्र से, उसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत के अपोहा तंत्र को समझेंगे। तो आइए देखते हैं हिमालय के अपोहा तंत्र के बारे में क्या विशेषता है। अगर हम हिमालय के अपोहा तंत्र के बारे में बात करें तो हिमालय के अपोहा तंत्र को हम अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 3 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे, यहीं से आपको सवाल बनता हुआ नजर आएगा। हिमालय अपोहा तंत्र के 3 हिस्सों में एक हिस्से का नाम है गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा रिवर सिस्टम को हमें पढ़ना है। दूसरे अपोहा तंत्र में हम रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, और तीसरे हिस्से में हम रखेंगे सिंधु यानी इंडस रिवर सिस्टम को। शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र से। सिंधु नदी तंत्र क्या है? सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं? जब नदी तंत्र कहे, नदी तंत्र का मतलब है कि जो एक मेन नदी है, उस मेन नदी के अलावा उस नदी में मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उस नदी में मिलने वाली उसकी सहायक नदियों से मिलके जो चीजें बनती हैं, जो तंत्र बनता है, उसको कहा जाता है कि वो नदी तंत्र है। जैसे सिंधु नदी मेन नदी है, सिंधु में मिलने वाली जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सब को मिला के हम कहेंगे कि वो सिंधु नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्या विशेषता है, पहले जरा आप इस बात को इस डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए। नदी तंत्र को जितना ज्यादा आप मैप पे देख के समझेंगे उतना ज्यादा चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में चीजों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं जैसे जैसे मार्क करता जाता हूं, आप ऐसे ऐसे चीजों को मेरे साथ समझते चलिए। सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार में कैलाश मानसरोवर झील है, वहां पे उस झील के पास से ही ट्रांस हिमालय, वहीं से ही इसका उद्गम होता है। मैं इसको यहां से लेकर के इस तरीके से मार्क कर रहा हूं, और जिस जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ये जो इंडिकेट करता है ये सिंधु का पाथ है, जहां से सिंधु होकर के बहती है। तो सिंधु का उद्गम कहां से हुआ? तिब्बत के पठार कैलाश मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है, और यहां से ये इस तरीके से वेस्टवर्ड बहती हुई और यहां पे ऐसे इस तरीके से आती है। आपको फिलहाल जो है वो केवल सिंधु नदी तंत्र के मार्ग को देखना है। और आपको याद होगा सिंधु नदी जिस घाटी से, जिस संरचना से प्रवाहित होती है उसको हमने नाम दिया था जब पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा था, ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। तो ये जहां से रेड कलर की लाइन मैंने खींची है यहाँ पे ITSZ होगा। इसी ITSZ के ऊपर आपको एक श्रेणी देखने को मिलेगी लद्दाख, क्योंकि बेसिकली ITSZ जिन 2 श्रेणियों के बीच में थी उनमें एक श्रेणी का नाम था लद्दाख श्रेणी और एक श्रेणी का नाम है जास्कर। ये दोनों पर्वत श्रेणियां हैं। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से जो नदी बहती है उसको सिंधु नदी यानी इंडस रिवर कहते हैं। अब आप देखेंगे सिंधु नदी में उत्तर की तरफ से एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है श्योक नदी। नदी का नाम आपको याद होगा। अगर आपको नहीं पता है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप हमारी इस इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को शुरुआत से शुरू करिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप उसको शुरुआत से यहां तक देखने में निराश नहीं होंगे। तो देखिए क्या कहा, ऊपर से आके इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है श्योक नदी। ऐसे ही एक नदी और मिलती है जिसका नाम है गिलगित। वो कहां से आती है, कैसे आती है, जस्ट अभी आप मेरे साथ इस यात्रा को शुरू करिए, और मेरे साथ इस यात्रा को जब आप खत्म कर रहे होंगे तब तक आपको सिंधु नदी तंत्र अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि सिंधु नदी तंत्र को हम पूरा हॉलिस्टिक वे में समझेंगे, हम उसको कई बार मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसे ही इस सिंधु में इसके दाहिने तट से अफगानिस्तान से निकलने वाली, काबुल से निकलने वाली एक नदी मिलती है जिस नदी का नाम है काबुल नदी। क्या नाम है नदी का? काबुल नदी। तो हमने इस सिंधु नदी के दाहिने तट से मिलने वाली 3 नदियों को देखा भी। एक नदी हो गई श्योक नदी, एक नदी हो गई गिलगित नदी, और एक नदी हो गई काबुल नदी। ये तीनों नदियां जो हैं इसके दाएं तट से मिल रही हैं। ऐसे ही एक नदी है जिसका नाम है सिगार। नाम आप याद रखेंगे, नाम है सिगार। वो किससे मिलती है? वो मिलती है इसके बाएं तट से। और इस प्रकार जो है यहाँ के बाद आप देखेंगे गिलगित के बाद से ये नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी और मकरान के तट से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाएगी। अब इस नदी को यहाँ पे मैंने मैप में आपको क्यों नहीं दिखाया, जस्ट अभी हमने एक डायग्राम जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया। अब हम इसी बात को मैप में समझते हैं और देखते हैं सिंधु को किस किस तरीके से दिखाया गया है। आइए इसी बात को मैप पे देख लीजिए। मैप में कुछ इस तरीके की कंडीशन है कि यहाँ ये जो स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है ये है वो मानसरोवर झील।
ये है मानसरोवर लेक, जिसको जो कैलाश श्रेणी में अवस्थित है। यहाँ से इस इंडस रिवर का उद्गम होता है और इंडस रिवर जैसे जैसे मैं मार्क करता जा रहा हूँ, इंडस रिवर जो है वहाँ से इस तरीके से वेस्टवर्ड फ्लो करती है। यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से इंडस नदी जो है भारत में प्रवेश कर रही है और जिस जगह से ये बहती है उस जगह को हमें पता है, हम उसको ITSZ कहते हैं। ITSZ संरचना से इंडस नदी इस तरीके से फ्लो करती है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पॉइंट है, यहाँ से इंडस नदी भारत के बाहर निकलती है और ये जो ग्रे कलर का शेड है ये पाकिस्तान को इंडिकेट करता है और इस तरीके से यहाँ पे फिर नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और यहाँ पे मकरान के तट पर आप देखेंगे अरब सागर में नदी गिर जाती है। ये मेन नदी हो जाती है जिसको हमने इंडस के नाम से जाना। इसी इंडस की कुछ सहायक नदियां हैं जिनको मिलाकर के हमने कहा कि वो इंडस रिवर सिस्टम बनता है, यानी सिंधु नदी तंत्र बनता है। इसी इंडस की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम भारत में ही हो रहा है। कहां से होता है वो समय के साथ समझेंगे, अभी आपको जस्ट चित्र में समझिए कि इंडस रिवर सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो आप देखेंगे एक नदी है जो इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है झेलम, उसकी उत्पत्ति जो है वो भारत से ही हो रही है और भारत में वो कुछ इस तरीके से फ्लो करती है और यहाँ पे आप देखेंगे वो यहाँ पे इस तरीके से आगे बहती हुई और वो यहाँ पे जाकर के इंडस नदी से ही मिल जाती है, यानी इसी सिंधु नदी तंत्र में शामिल हो जाती है। इसी इंडस रिवर सिस्टम में एक नदी है जिसका फिर से उद्गम जो है वो भारत से होता है। ये जो ग्रीन कलर का शेड मैं आपको बता रहा हूं ये चेनाब को डिनोट करता है और चेनाब इस तरीके से बहती हुई और यहाँ पे इस तरीके से आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। अभी हम आपको एक यहाँ पे हिडन फैक्ट बताएंगे जो यूपीएससी ने सवाल के रूप में पूछा था। इसके बाद बारी आती है एक नई नदी की जिसका उद्गम फिर से भारत से ही होता है और उसका नाम है रावी नदी। रावी नदी भी इस तरीके से बहती हुई और अंततः इसी चेनाब नदी में मिल जाती है। इसके बाद एक नदी है जिसका उद्गम आप देख पा रहे हैं, ब्लैक कलर का जो ये शेड है उससे बाहर से इसकी उत्पत्ति हो रही है, यानी भारत के बाहर से उसकी उत्पत्ति होती है और उसका नाम है सतलज या सतलुज नदी उसको कहते हैं। तो सतलज की उत्पत्ति भी भारत से बाहर होती है और सतलज नदी यहाँ से इसी शिपकिला दर्रा से, जो हमने आपको दर्रे पढ़ाए थे, इस शिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और इस तरीके से बहती हुई अंततः आप देखेंगे कि वो नदी भी किस में मिल जाएगी, वो नदी भी चेनाब में मिल जाएगी और चेनाब अंततः किस में मिल जाएगी, सिंधु नदी में मिल जाएगी। इसी सतलज नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी इसी में मिल जाती है। तो ये आप देखेंगे एक सिंधु अपने आप में है। इसके बाद इसमें झेलम मिली, झेलम के बाद में चेनाब नदी है, चेनाब के बाद में आपने देखा रावी नदी है, रावी के बाद में सतलज है, सतलज से पहले आपको ब्यास नदी देखने को मिली। तो इस प्रकार ये 6 नदियां मिलके सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। सिंधु नदी को मैप पे देखने के बाद हम इसको यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जरा आप इसको यहाँ पे देख लीजिए। उस मैप से थोड़ा सा अलग है और वो कैसे अलग है वो जरा देखिए एक बात को। हमने कहा आपको कि सिंधु नदी का उद्गम जो है वो भारत के बाहर से होता है और भारत के बाहर इसका उद्गम जो है वो तिब्बत जगह से होता है। तिब्बत में हमने आपको बताया कि जो काराकोरम रेंज है, ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम रेंज है उसको तिब्बत में हम कैलाश रेंज कहते हैं। उसी कैलाश रेंज पर एक झील है मानसरोवर झील, वहीं से इस सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है। सिंधु नदी का उद्गम जो है बेसिकली सिंधु के नाम से नहीं होता है बल्कि सिंधी ख्वाब के नाम से होता है। ये सिंधी ख्वाब के नाम से उत्पन्न होती है और यहाँ के बाद ये आगे बढ़ती है और 2 नदियों से आगे मिलती है। ये सिंधु नदी का पाथ है। इस तरीके से सिंधु नदी फ्लो करती है। सिंधु में मिलने वाली सहायक नदियों को हमने समझ लिया और ऐसे ऐसे सिंधु यहाँ पे प्रवेश करती है। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां हैं, उसी में से एक सहायक नदी का नाम है जिसको मैंने बताया आपको झेलम है। झेलम जो है अनंतनाग के वेरीनाग से निकलेगी जम्मू कश्मीर में और इस तरीके से फ्लो हो रही होगी और यहां तक पहुंचेगी जहां तक मैं मार्क कर रहा हूं। ये मैं मार्क इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहीं से एक बारी आयोग ने सवाल बनाया, यूपीएससी ने सवाल बनाया। झेलम नदी निकली, झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है, अनंतनाग के वेरीनाग से इसकी उत्पत्ति होगी और इस तरीके से ये फ्लो करती हुई यहां तक पहुंचेगी। इसी झेलम की एक सहायक नदी है, हो सकता है आपको इस नदी के बारे में पूछ ले, कई बार पूछा भी गया है कि किशन गंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है, प्रत्यक्ष रूप से सिंधु की सहायक नदी है या फिर प्रत्यक्ष रूप से झेलम की सहायक नदी है या फिर किसी और नदी का नाम आपको दे सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने एक दर्रे का नाम आपको बताया था जिसका नाम था बारालाचाला। क्या नाम है दर्रे का? बारालाचाला। हमने बताया था आपको, अगर आपको वो याद हो तो बारालाचाला दर्रा में 2 अलग अलग धाराओं वाली नदियां आकर के मिलती हैं। एक नदी का नाम होता है चंद्रा और एक का नाम है भागा। चंद्र और भागा दोनों नदियां आपस में आकर के मिलती हैं और इस दर्रे से प्रवेश करती हैं और कहलाती हैं चंद्रभागा।
बारालाचा दर्रा चंद्र और भागा मिलने से चंद्रभागा बनी। यही चंद्रभागा जब जम्मू कश्मीर में पहुंचती है तो इसी को हम चेनाब के नाम से जान रहे होते हैं। मैं दूसरे पेन से इसको मार्क करता हूं ताकि आपको चीजें, यहां से ये चंद्रभागा के नाम से, जम्मू कश्मीर में यही चेनाब के नाम से जानी जाएगी। ये जो वॉलेट कलर आप देख रहे हैं, और ये देखिए मैं कलर कहां तक इसको लेके जा रहा हूं, ये कलर आपको यहां तक देखने को मिलेगा, यानी ये चेनाब नदी सीधे रूप से सिंधु में मिलेगी। यही सवाल यूपीएससी ने पूछा कि बताइए सिंधु नदी तंत्र में सिंधु में सबसे अंत में मिलने वाली नदी का नाम क्या है। तो आप बस इस चित्र को देख के समझ सकते हैं कि सबसे अंत में मिलने वाली नदी का नाम है चेनाब नदी। चेनाब नदी शुरुआत में किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा के नाम से, यही फिर चेनाब कहलाती है, ऐसे मिल जाती है। इसके बाद हम समझते हैं कि यहाँ पे हमने एक दर्रे का नाम आपको बताया था, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से आप देखेंगे एक नदी भारत में प्रवेश ले लेगी और उसका नाम है रावी नदी। रावी नदी अंततः किस में मिल जाएगी? इस आने वाली चेनाब नदी में। यहीं पे ही आप देखेंगे कि भारत के बाहर से उसी तिब्बत की उच्च भूमि से राकसताल के आसपास एक नदी का उद्गम होगा और उस नदी को नाम दिया जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी भारत में जिस दर्रे से होकर के प्रवेश करेगी, हमने वहां भी इस पॉइंट को एम्फेसाइज किया था, हम यहाँ भी आपको बता रहे हैं, उस दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा। उस दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा। बार बार आपको ये चीजें याद करनी है, शिपकिला दर्रा, सतलज नदी, शिपकिला दर्रा, सतलज नदी, ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहे। और ये आगे बढ़ती हुई इस तरीके से फ्लो करेगी और अंत में जाके कौन सी नदी में मिल जाएगी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये मिल रही है चेनाब नदी में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करके। ऐसे ही एक नदी है जिसका उद्गम भारत में ही होता है, भारत के बाहर नहीं है, भारत में ही। नदी का नाम है व्यास नदी और वो व्यास कुंड से निकलती है और वो किसकी सहायक नदी है? प्रत्यक्ष रूप से सतलज में ही मिल जाती है, तो सतलज की सहायक नदी है। और फिर सतलज के नाम से ये नदी आगे बढ़ती हुई किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। तो आपने देखा ये सभी नदियां, सिंधु को छोड़ दीजिए, सिंधु के अलावा जितनी भी सहायक नदियां हैं, ये सभी नदियां अल्टीमेटली किस में मिल रही है? चेनाब में मिल रही है। और चेनाब अंततः किस में मिल रही है? सिंधु में मिल रही है। और यही सिंधु आगे बढ़ते हुए मकरान के तट से होते हुए अरब सागर में प्रवेश ले लेगी। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा। हम इसको आपको पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, वहां से आप इसको सीधा प्रिंट कर लेंगे। आइए इस बात को हम पॉइंट के माध्यम से, सिंधु नदी तंत्र के बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, पीडीएफ के अलावा मेरे शब्दों पे ध्यान देते जाइए। अगर आपको इससे सिनॉप्सिस बनाने हो, अगर आपको यहाँ से क्रिप्स नोट्स बनाने हो, उनको जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझाऊंगा, जो मेथड मेरे समझाने का रहेगा, इस पूरी पीडीएफ के मैं हर शब्द को नहीं पढ़ूंगा, बल्कि वो कीवर्ड्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाना हो, इस चीज़ों को कंसाइज करना हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप सुनने और देखने दोनों पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या कहता है, हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। कहता है कि हिमालय से निकलने वाली जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, वो किसका उदाहरण है? वो पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। और पूर्ववर्ती का मैंने बताया था, पूर्ववर्ती नदी वो है जो हिमालय के निर्माण से पहले से बनी है। आपने सिंधु नदी देखी, आपने अभी सतलज नदी देखी, दोनों की दोनों नदियां भारत के बाहर से निकल रही हैं और वो हिमालय की श्रेणियों को काटते हुए भारत में प्रवेश लेती हैं। इसके बाद कहता है कि कहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो आप देखेंगे तिब्बत के पठार में ट्रांस हिमालय की एक रेंज है जिसको हमने नाम दिया था कैलाश रेंज। उसी कैलाश रेंज पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, वहां से इसका उद्गम होता है। हमने आपको बताया कि सिंधु नदी का उद्गम जो है वो सिंधु के नाम से नहीं होता है, बल्कि सिंधी ख्वाब के नाम से होता है। आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि सिंधु नदी के उद्गम के समय सिंधु का नाम क्या होता है, तो एक नाम आपको सिंधु देगा, एक हो सकता है इंडस दे दे, एक हो सकता है आपको सिंधी ख्वाब दे दे, और बाकी एक कोई और ऑप्शन आपके सामने बना सकता है। आपको याद रखना है सिंधी ख्वाब के नाम से। सिंधी ख्वाब आगे बढ़ती है और आके गारतंग एवं धर नदी से मिलने के बाद सिंधु कहलाती है। गारतंग एवं धर नदियों से मिलने के बाद यही सिंधु नदी सिंधु के नाम से जानी जाएगी। अगर आपको हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र की वाली वीडियो की जानकारी याद हो, तो हमने आपको बताया था कि हिमालय में दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्पेस बना हुआ है और उस स्पेस को हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया था। देखिए याद करिए, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच की संरचना को हमने ITSZ कहा था। क्या कहा था? ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन, जिससे होकर के सिंधु नदी फ्लो करती है। तो देखिए हम सिंधु के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नदी जो है किससे होकर के भारत में प्रवेश करती है? ITSZ से होकर के भारत में प्रवेश करती है, भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में प्रवेश लेती है। देखिए ट्रांस हिमालय के लद्दाख पर्वत श्रेणी
और वृहद हिमालय के जास्कर पर्वत श्रृंखला को अलग करती है। ये बात हम पहले से समझ चुके हैं। बुंजी के समीप जो है, बुंजी एक प्लेस है, उसके समीप जो है ये ग्रेट हिमालय में एंट्री लेती है, ट्रांस हिमालय से बाहर निकलती है, ग्रेट हिमालय में एंट्री लेती है, यानी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में इसका प्रवेश होता है। यहाँ पे जब ये ग्रेट हिमालय में आती है तो ग्रेट हिमालय में ये ग्रेट हिमालय को काटेगी, उसका कटाव करेगी, तो वहां पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है। मैंने आपको बताया था कि जब नदी किसी पहाड़ को काटे तो गॉर्ज बनाती है, जब नदी किसी पठार को काटे तो कैनियन बनाती है। यहाँ पे एक पर्वत को काट रही है तो सिंधु गॉर्ज के नाम से जाना जाएगा। वही सिंधु गॉर्ज है जो विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज है। इसके बाद यह नदी क्या करेगी, वृहद हिमालय को पार करेगी और पाकिस्तान में प्रवेश ले लेगी। और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये पाकिस्तान में पोटवार पठार और साल्ट रेंज से होते हुए मकरान के तट की तरफ बढ़ेगी और अंततः ये किस में निकास हो जाएगा, इसका अरब सागर में निकास हो जाएगा। तो तिब्बत के पठार से निकलने वाली सिंधु नदी अंततः अरब सागर में जाके विलीन हो जाएगी। हमने समझा कि सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे सिंधु की एक सहायक नदी हमने आपको जास्कर बताई, एक सिगार बताई, गिलगित बताई, ये हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया। सिंधु नदी तंत्र में हमने देखा कि झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। इन्हीं सहायक नदियों के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं। आयोग सवाल बना लेता है, देखते हैं उनके बारे में क्या क्या बेसिक जानकारी है। अगर हम शुरुआत वाली नदी के बारे में बात करें तो उस नदी का नाम है झेलम नदी। झेलम नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बैरी नाग से निकलने के बाद, यानी उत्पत्ति कहां से हो रही है, ओरिजिन कहां पे है झेलम नदी का, जम्मू कश्मीर में। कौन जगह है, अनंतनाग का बैरी नाग। वहां से निकलने के बाद कश्मीर की घाटी में प्रवेश कर लेती है। अब याद करिए कश्मीर की घाटी कहां पर है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस किस के बीच में है, आप इस बात को हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है किस किस को अलग करने वाली संरचना है। कश्मीर की घाटी में प्रवेश करती है। इस नदी की घाटी के उत्तर में वृहद हिमालय और दक्षिण में लघु हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मौजूद है। ये नदी श्रीनगर और वुलर झील से होते हुए, कौन से, श्रीनगर सिटी है और वुलर झील से होते हुए बारामूला के समीप जो है कश्मीर की घाटी से बाहर निकलती है, जो कश्मीर की घाटी से बाहर निकल गई, जो मुजफ्फराबाद एवं मीरपुर के मध्य से भारत एवं पाकिस्तान की सीमा से होते हुए, पॉइंट बी नोटेड, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है, आयोग सवाल पूछ सकता है आपसे। तो उसमें पहली नदी हमने देख ली, झेलम नदी है। तो क्या कहता है, भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद कौन सी नदी में मिल जाती है, चेनाब नदी में मिल जाती, सिंधु में नहीं मिल रही है, चेनाब नदी में मिल जाती है। मुजफ्फराबाद के समीप वृहद हिमालय से निकलने वाली किशन गंगा झेलम नदी के दाएं तट पर आकर मिलने वाली उसकी सहायक नदी है। जैसे कि हमने अभी फ्लो चार्ट में देखा था कि किशन गंगा झेलम की एक सहायक नदी है। झेलम के बाद अब हम चेनाब को समझ लेते हैं एक एक करके। चेनाब के बारे में विशेषता है कि हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिए, अभी हमने झेलम देखा, उसको हमने बताया जम्मू कश्मीर। चेनाब के बारे में हम क्या कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में वृहद हिमालय की बारालाचला दर्रा के समीप से निकलने वाली चंद्र और भागा नदियां आपस में आगे मिल जाती हैं और तांडी के समीप आपस में मिलने के बाद चंद्रभागा कहलाती हैं, जो किश्तवाड़ के समीप जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ के समीप जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं और वहां पे इसको क्या कहा जाता है, चेनाब कहा जाता है। यह नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। कौन नदी, चेनाब नदी। तो चेनाब नदी सीधे रूप से किस नदी से मिल रही है, सिंधु नदी से मिल रही है, जिस नदी के नाम पर इस तंत्र को नाम दिया गया सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की तीसरी नदी के बारे में अगर जाने, जिसका नाम है रावी नदी, तो रावी नदी का जो उद्गम होता है वृहद हिमालय, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है रोहतांग दर्रे के हिसाब से पास से निकलने वाली रावी नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा से होते हुए पाकिस्तान में जाकर कौन सी नदी से मिल जाती है, चेनाब नदी से। तो इस पॉइंट के बारे में क्या खास हो जाता है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से राज्य से निकल रही है और कौन सा दर्रा इसके लिए महत्वपूर्ण है। रोहतांग दर्रे के समीप से ही निकलने वाली ब्यास नदी, इसी रोहतांग दर्रे से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। आपसे आयोग सवाल बनाता है कि बताइए निम्नलिखित में से वो कौन दर्रा है जहां से सिंधु की दो प्रमुख सहायक नदियां निकलती हैं। उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। कौन सी नदी निकलती है यहां से, दूसरी, ब्यास नदी। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने के बाद किस नदी से मिल जाती है, सतलज नदी से। इन सारी चीजों को हमने आपको अभी डायग्राम के माध्यम से समझाया है। सतलज के दाएं तट पर आकर मिलती है। कौन नदी का नाम बताया, ब्यास नदी।
नेक्स्ट पॉइंट है तिब्बत के पठार के कैलाश पर्वतीय क्षेत्र से राकस ताल के समीप से निकलने वाली सतलज नदी। तिब्बत के पठार के कैलाश पर्वतीय क्षेत्र से राकस ताल के समीप से निकलने वाली सतलज नदी कौन से दर्रे से? शिपकिला दर्रा। पॉइंट बी नोटेड, शिपकिला दर्रा। ध्यान रखना, यही दर्रे बार बार आयोग आपसे पूछ रहा है, क्यों नहीं करते आप इनको हाईलाइट। शिपकिला दर्रे से होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर आयोग ने सवाल पूछने का ढंग बदला तो आपसे शिपकिला दर्रा नहीं पूछेगा, बल्कि पूछेगा कि बताइए सतलज नदी जिसका उद्गम भारत के बाहर से होता है, बताइए भारत के कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले एंट्री होती है? तो आप बताएंगे कि भारत में जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले एंट्री लेती है। मैं सतलज के बारे में बात कर रहा हूं। जो वृहद, लघु तथा शिवालिक, जो वृहद यानी ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक तीनों संरचनाओं को काटेगी, इसलिए एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण हो जाएगी। इन श्रृंखलाओं को पार करने के बाद पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। ये नदी फिरोजपुर तथा फाजिल्का के मध्य भारत पाकिस्तान की सीमा, ध्यान रखिए, इससे पहले हमने झेलम नदी में भी देखा था, वो नदी भी भारत और पाकिस्तान की सीमा सेट करती है। और कहीं ना कहीं ये नदी जिसको हम सतलज कह रहे हैं, ये भी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद कौन सी नदी से मिल जाती है? चेनाब नदी से मिल जाती है। यानी चेनाब अंततः किस में मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। सतलज भी किस में मिल जाती है? चेनाब नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में इस बेसिक जानकारी के बाद अब आपसे जो सवाल पूछने का ढंग है आयोग का, वो यहां से सवाल पूछता है, या तो नदियों, उनके उद्गम, कौन सा दर्रा, उससे सवाल पूछता है, या फिर इन नदियों पर बनाई गई परियोजनाओं से सवाल पूछता है। नदी परियोजना क्या होती है मैं आपको ब्रीफली बताता हूं। नदी परियोजना है कि नदी फ्लो कर रही है, उसके जल को रोक करके, यानी वहां पर डैम बनाया जाता है, डैम बना करके पानी को रोका जाता है, पीछे एक रिजर्वोयर बन जाता है, एक जलाशय बन जाता है, और उस जलाशय को या तो हम सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, या फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए, या फिर हम विद्युत उत्पादन के लिए हम उसको प्रयोग करते हैं। बहुत सारे डायमेंशंस के खुल के आते हैं। आप 2 से 3 डायमेंशंस हमें बताइए जिससे कि अगर किसी नदी पर कोई परियोजना बनाई गई है, यानी वहां पर डैम बनाया गया है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं। आइए एक एक करके हम परियोजनाओं को देखते हैं। तो बात होती है सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी परियोजनाओं की। पहली परियोजना का नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना। क्या कहता है इसके बारे में कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज जो है नदी घाटी परियोजना है। कौन सी नदी पर बनाई गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसके बारे में यही है, और वो है कि ये जो है भाखड़ा नागल परियोजना, ये सतलज नदी पर बनाई गई है। और सतलज नदी पर भाखड़ा और नागल एक जगह नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग जगह है, पर नदी एक ही है। सतलज नदी पर 2 स्थानों पर, एक है भाखड़ा और एक है नागल, 2 जगहों पर बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा बांध विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से, समुद्र तल से नहीं, नदी तल से 226 मीटर है, और समुद्र तल से आप देखेंगे 518 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, यानी ग्रेविटेशनल बांध आप इसको कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है भाखड़ा से जल विद्युत और नागल से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होती है। पंजाब, देखिए कौन कौन से हैं जो राज्य इससे लाभ प्राप्त करते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। भाखड़ा में बने बांध के पीछे स्थित जो जलागार है, अगर आप आरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं, एआरओ की परीक्षा, उत्तराखंड में ईओ की परीक्षा, या किसी स्टेट पीसीएस को देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बार आयोग ने सीधा सवाल पूछा है कि बताइए अगर उस पर एक बांध बनाया गया है, भाखड़ा के पीछे बने बांध, या कई बार पूछ लेता है कि सतलज पर जो बांध बनाया गया है वो उसका संबंध निम्नलिखित में से कौन से जलाशय से है? तो क्या कहता है? भाखड़ा में बने बांध के पीछे जो स्थित जलागार है या जो जलाशय है, रिजर्वोयर है, उसका नाम है गोविंद सागर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट परियोजना का नाम है इंदिरा गांधी परियोजना, या उसी को हम राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी नदी पर है? तो व्यास एवं सतलज के संगम पर, जहां व्यास और सतलज, हमने बताया कि जो व्यास नदी है वो सतलज की सहायक नदी है, वहीं पर एक बैराज बनाया गया है जिसको हम हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। उसी बैराज से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। कहां से निकाली गई है? जहां व्यास और सतलुज का संगम होता है, और वहां एक बैराज बना है, हरिके बैराज। इसके द्वारा राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में भी कृषि कार्य संभव हो पाया है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों को जल प्राप्त करती है। इसके कारण राजस्थान का गंगानगर जिला हरित क्रांति क्षेत्र में
शामिल हो पाया। अगर वो वहां पे इंदिरा गांधी नहर नहीं रहती तो गंगानगर जिले को हरित क्रांति से लाभ प्राप्त नहीं होता। इस नहर में जलापूर्ति के लिए रावी एवं व्यास नदियों पर बांध बनाया गया है एवं इसके अतिरिक्त जल को सतलज में बहाया जाता है, जो बांध के द्वारा जल रोका जाता है, जितने से वहां की जल की पूर्ति हो जाती है। इंदिरा गांधी नहर में जितना जलपात जा पाता है चला जाता है, उसके अलावा बाकी को सतलज में छोड़ दिया जाता है। व्यास नदी पर पोंग नामक जगह पर बांध बनाया गया है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। हम आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे, तो आप इससे इस तरीके के पॉइंट को मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, जैसा भी करना है, बट आपको ये पॉइंट याद रख के एग्जामिनेशन हॉल तक जाना है। इसके बाद एक एक लाइन में परियोजनाएं निपटेंगी और इनमें नेक्स्ट परियोजना का नाम है पोंग परियोजना। कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर बनाया गया है। पोंग जलागार हिमाचल प्रदेश में है। पोंग नदी पर बांध बनाया गया, बांध के पीछे जलागार बना होगा। इस जलागार का नाम क्या है? ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, उसका नाम है महाराणा प्रताप सागर बांध या महाराणा प्रताप सागर, क्योंकि वो जलाशय है। तो देखिए कौन सा बांध था? व्यास नदी पर पोंग जलागार है और उसी के पीछे बना है जिसका नाम है महाराणा प्रताप सागर। पोंग परियोजना ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट परियोजना का नाम है चमेरा परियोजना। कौन सी नदी है? रावी नदी है। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। और कैसा है? किसके लिए मेन पर्पज क्या है? जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद है थीन परियोजना। इसके तहत पंजाब में पठानकोट के निकट कौन सी नदी पर? रावी नदी पर क्या बनाया गया है? एक बांध बनाया गया है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सम्मिलित योजना है। कौन सी योजना? थीन योजना। इसके बाद है नाफ्ता साकरी परियोजना। इस परियोजना का क्रियान्वयन जो है वो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे 5 परियोजनाओं के सीधे नाम है, नदी का संबंध आपको, राज्य का नंबर आपको देखना है। जैसे एक परियोजना का नाम है सलाल परियोजना, ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट परियोजना का नाम है बगलिहार परियोजना, ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना, ये भी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। एक है तुलबुल परियोजना, इसमें नदी का नाम बदला है, झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में। और लास्ट है उरी परियोजना, झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर के बारामूले जिले में इसका संबंध है, ये परियोजना बनाई गई है। आई होप आपको ये जानकारी हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।